नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का करंट अफेयर जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, तो लेते हैं आज का करंट अफेयर। और आप डेली रूटीन देखते रहें, एनालिसिस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें कैग नियुक्त किए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, ये आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। तो अभी हाल ही में वहाँ से हटे हैं और यहाँ पे सीएजी कैग है ना, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक उनकी जगह पे अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद ने कल उनको शपथ दिलाई थी 8 अगस्त को, और ये ना राजीव गांधी का स्थान इन्होंने लिया है। तो ये है, और राजीव महर्षि का स्थान लिया है। और आपको पता है ये ना कैग का उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है कि आर्टिकल 148 के अनुसार कैग होगा इनका, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी योग्यता का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। और ये कितने साल के लिए होंगे, ये भी शायद 6 वर्ष के लिए होते हैं। हाँ 65 ऐसा 6 वर्ष ऐसा कुछ होता है। तो ये होता है, और ये है। रूस ने नियम बदले हैं, मिसाइल अटैक का जवाब परमाणु हमले से देंगे। रूस ने अभी कहा है हाल ही में, तो अभी वो मिसाइल उग्र हो गया है। तो रूस ने परमाणु नीति में परिवर्तन करते हुए ऐलान किया कि अगर उसके ऊपर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल पर हमला होता है तो पलटवार में परमाणु बम दागा जाएगा। ये रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है। तो ये है सब अपनी शक्ति बढ़ाने की सोच रहे। यूपीएससी के अध्यक्ष बने आपके पीके जोशी। और ये ना ये प्रदीप कुमार जोशी, पीके जोशी को प्रदीप कुमार जोशी हैं। ये शुक्रवार को ना इन्होंने ली है, और ये ना 21 का स्थान अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। 12 मई 2021 तक इनका रहेगा, 6 महीने के लिए रहेगा, और 9 महीने के लिए रहेगा, सॉरी वो है। और यूपीसी के सदस्य होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यूपीसी के सदस्य होते हैं ना, तो यूपीसी के सदस्यों का चयन मतलब जो भी सदस्य होते हैं 9 चीन के साथ तनाव को देखते हुए कदम उठाया है। हिंद महासागर में 25% युद्धक जहाज सीमा पर अलर्ट है। ये हमारे हाल ही में है, तो चीन के साथ विवाद होने से ये कदम उठाया गया है। तो ये हिंद महासागर में है, नौसेना के युद्ध जहाज की तैनाती बढ़ा दी गई है 25%, जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा ही होगी तभी तो हमारा देश बन रह पाएगा, नहीं तो फिर वो है। ये आपका संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या 100 हो गई है। अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य अपॉइंट हुई है, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 25 है और 78 है महिला लोकसभा में। तो इस प्रकार इनकी महिलाएं है ना हो गई आपकी 103। तो ये बहुत अच्छी बात है, 103 महिलाएं हो गई हैं, तो ये भी है। और अभी देखिए स्टूडेंट्स, संस्कृत विभाग आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लोकसभा में महिलाओं की संख्या का पूछा था कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, तो ये 78 है। और वैसे अब टोटल पूछ लेना था आपसे कि टोटल कितनी है, तो 103 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। और वैसे मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी पूछे ना, तो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी 5.8 महिलाएं प्रतिशत है, 5.8% है। और 14.36% लोकसभा में है और 10% राज्यसभा में है। तो ये है आपकी महिलाओं की हिस्सेदारी। और देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ आज मनाई जाएगी। आज 9 अगस्त है, और आज है ना 9 अगस्त को 78वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा
गांधी जी न, हाँ, जो नेता थे ना, उन्होंने, गांधी जी ने, सब ने ना भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को प्रारंभ किया था। तो यहीं से माना जाता है 9 अगस्त 1942 को, तभी से ये मनाए जा रहे हैं। तो अब है ना 78वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, एक 4-5 साल पहले फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बना था कि भारत छोड़ो, नहीं, ये भारत छोड़ो आंदोलन अभी हाल ही में डिबेट का मुद्दा था। तो उसमें था, एक ऑप्शन था कि हाल ही में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, 2-3 साल पहले आया था। तो बाकायदा सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे बना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। 78, देखिए 78 क्या है आपको पता है? लोकसभा में महिलाओं की संख्या भी है और यहाँ पे वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए, विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स बने हमारे मुकेश अंबानी। तो ये हैं मुकेश अंबानी। और वैसे है ना, सबसे टॉप पे कौन होंगे? तो मुकेश अंबानी के पास संपत्ति है ना 6.48 लाख करोड़ की संपत्ति है। और इससे टॉप पे देखिए ना, तो इससे टॉप पे है आपके जुकबर्ग, 7.6 लाख करोड़ है। बिल गेट्स के पास है ना 9 लाख है, सेकंड नंबर पे बिल गेट्स। और जेफ बेजोस है ना, उनके पास 14 लाख करोड़ है, जो इससे टॉप है, सबसे टॉप है ना। एक से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। तो ये ना 1 से 7 अगस्त है, और ये कौन मना रहा है? ये ना यूनिसेफ, WHO और उनके सहयोगी संस्था द्वारा मनाया जाता है। और 92 में सबसे पहले मनाया गया था। वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन वेबा द्वारा मनाया गया था सबसे पहले। और अब है ना WHO और यूनिसेफ मना रहा है। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम 2020 की थीम क्या थी? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर है हेल्थियर प्लानट। तो इसकी ये वो थी थीम। देखिए स्टूडेंट्स, ये पोषण पहले ना एक फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया था पोषण सप्ताह कब मनाया गया है। तो सितंबर माह के पहले वो था। और इसी तरह ना आपका, तो ये क्वेश्चन है ना सप्ताह से रिलेटेड है। कभी कोई पूछते सड़क सप्ताह कब मनाया गया, कभी कभी आपसे पूछ ले, मतलब ये सप्ताह से रिलेटेड है कि तो ये है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह आपका 1 से 7 अगस्त को मनाया गया है। अलवर बनेगा दिल्ली NCR का नया रेजिडेंशियल हब। तो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है अलवर, क्योंकि अलवर में आपको बता दूं, जैसे ये राजस्थान का मैप होगा, तो यहाँ पे आपका अलवर है। तो अलवर से आपका ये दिल्ली कॉरिडोर आए, दिल्ली वो NH हाईवे आएगा। तो यहाँ पे अलवर है, फिर जयपुर जाएगा, जयपुर से ये, तो अलवर ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना मतलब पूरी तरह से वो है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ रहा है, ये दिल्ली का आ रहा है, तो सब जगह से आ रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे वो ऐसा हब बन गया है कि वो अपने डेवलपमेंट हब बन गया है। तो इस वजह से अब रेजिडेंशियल हब भी बना दिया गया है। तो ये है। और ये यहाँ से NH8 गुजरता है, जो वर्तमान है NH8 58 और 48 में डिवाइड है। तो इस वजह से ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, आपको पता होगा NH8 जो वर्तमान 2 भागों में बांट दिया गया है, NH48 और NH58। तो ये सबसे व्यस्ततम मार्ग है, क्योंकि यहाँ से जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर आप पर देखेंगे ना, उत्तर पश्चिम कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज वाला। तो यहाँ से ना ये अलवर से निकलती है, ये देखो ये इसमें है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग होने के कारण अलवर ऐसा हब, मतलब वो सिटी बन गई है जो बहुत डेवलपमेंट है। तो ये दिल्ली से आएगी, फिर राजस्थान में होने के बाद ये गुजरात जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे हब बनाया जाएगा। और ये हब है ना दिल्ली, गुड़गांव और जयपुर के जोड़ने वाले बेटर कनेक्टिविटी हैं। और तेज़ी से बढ़ रही बुनियादी ढांचे के कारण अलवर में रियल इस्टेट सेक्टर एक बार से फिर खरीदने वालों की दिलचस्पी देखी जा रही है।
ये नए औद्योगिक विकास के चरण में है ना, रिको द्वारा ना, रिको के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार भिवाड़ी करौली में, सॉरी भिवाड़ी अलवर में, भिवाड़ी में करौली और सलारपुर के 2 नए औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं। देखो ये है। और मध्य औद्योगिक, देखो ना, इसमें औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं जिसमें से 80 से 85 है ना लघु औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, और लघु और मध्यम बन रहे हैं 80 से 85, और बाकी का इसका निर्माण चल रहा है। इसमें ना लगभग है ना श्रमिक भी बहुत होंगे, तो इसीलिए ये हब वो है। और आपको पता है जो भी फॉरेनर आता है ना, जैसे ये मैंने आपको राजस्थान के मैप में समझाया था कि ये मैप है, तो यहाँ से है ना ये दिल्ली से फॉरेनर आते हैं। लेकिन राजस्थान का मैप भी अच्छा बन रहा है मेरे साथ, इसे अच्छा बनाना नहीं आता है तो भी कोशिश कर ही रहते हैं, है ना। यहाँ से दिल्ली से ना कोई भी फॉरेनर आता है सबसे पहले दिल्ली में ही आता है। दिल्ली में आने के बाद वो आगरा जाएगा, आगरा से जाने के बाद हमारे यहाँ पे जयपुर में आएगा, या फिर सीधा ही अलवर से होते हुए हुआ आएगा। तो इस वजह से ना वो है। और एक बात है यहाँ पे ना, देसी और विदेशी कंपनियों के विस्तार का भी अवसर है ना अलवर में सबसे ज़्यादा। अलवर में आप देखो जापान की कंपनियाँ और चीन की कंपनियाँ ये सबसे ज़्यादा आती है, तो ये भी है। तो ये ना देश विदेशी कंपनियों के विस्तार का भी अवसर है। देखिए, एक मैंने आपसे कभी कहा था, मैंने कहा कि कुछ करंट अफेयर होगी जो राजस्थान से भी लेती रहूँगी, जो आपके प्रत्येक एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये नवनियुक्त जिला व सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी ने कार्यभार, ये ना सेशन न्यायालय है ना, तो उसमें ना रविंद्र कुमार जोशी ने अपना कार्यभार संभाला है। तो ये ना विभिन्न ये सेशन न्यायालय होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं इसको, सेशन न्यायालय होते हैं ना, जिला व सेशन न्यायालय। तो ये ना जिलों से जो भी है ना वो होते हैं ना उनकी सुनवाई करते हैं। और देखिए, और इससे पहले कौन थे, इससे पहले ना नरसिंह दास व्यास थे जो भी रिटायर हो गए हैं, तो फिर इस वजह से फिर इससे पहले ना वो अतिरिक्त कार्यभार संभाल ही रहे थे एडीजी विश्वबंधु। तो अब इनको नियुक्त किया गया है रविंद्र कुमार जोशी को। तो ये है सेशन न्यायालय और जिला न्यायालय, और ये होते हैं। वैसे स्टूडेंट्स आपको पता होगा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखो ना, आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बाकी की सब राष्ट्रपति करता है, लेकिन जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अपॉइंट राज्यपाल ही करता है। 233 में ही आपको पता होगा जिला न्यायाधीश के पद का उल्लेख है उनका, और ये एक ही आर्टिकल है जिसमें जिला न्यायाधीश के पद का उल्लेख है, और इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति। बाकी सब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, और हाईकोर्ट के जज की हाईकोर्ट के सीजे की सहायता से। लेकिन जो जिला न्यायाधीश होता है ना उसकी नियुक्ति राज्यपाल स्वयं करता है। थैंक यू वॉच माय वीडियो, और धन्यवाद। कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।